जी, अब स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। और आवाज़ भी आ रही है बिल्कुल क्लियर? यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट अटेंड शायद ना कर पाए, तो उनके लिए फिर हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। ओके, हमने पिछली क्लासेस के अंदर रिटेल को ज़रा रिव्यू किया था कि रिटेल बिजनेस क्या होता है, किस तरह के रिटेल बिजनेसेस होते हैं, पूरा रिटेल का कॉन्सेप्ट क्या है, रिटेल आउटलेट्स के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं रिटेल आउटलेट ओपन करते हुए। ये हमारा असाइनमेंट का भी पार्ट था। खैर, ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअली थियोरेटिकली हम देख चुके हैं। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जिसका मकसद ये है कि रिटेल के अंदर मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मिक्स कर देते हैं शॉपर मार्केटिंग के साथ। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हमने दिमाग में रखनी है। रिटेल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जिससे आप अट्रैक्ट तो कस्टमर को करते हो, लेकिन वर्कआउट आप पूरा अपना रिटेलर के साथ मिलके रिटेलर के बेनिफिट्स पे करते हो। इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरह से समझ लें कि आप जब किसी इम्तियाज स्टोर वगैरह में जाते हैं तो वहां पे दो तरह की चीजें आपको नजर आती हैं। एक वो चीजें होती हैं जो एज अ बायर आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उसके लिए खास तौर पे रिटेलर के लिए कोई भी चीज शायद बिल्टअप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं पामोलिव के शेल्फ पे, तो वहां पे एक सिंगल सोप की बार भी रखी है। आपको नजर आता है कि यहाँ पर 3+1 की एक प्रोमो है। जो 3+1 की प्रोमो है, दैट इज नॉट रिटेल मार्केटिंग, दैट इज शॉपर मार्केटिंग। उसको हम आगे देखेंगे उस कॉन्सेप्ट को। लेकिन उस पूरे आउटलेट के अंदर किस तरह उसकी लेआउटिंग हुई हुई है, और पामोलिव की कंपनी ने उस पूरे शेल्फ को अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह बिल्ट किया हुआ है, दैट इज रिटेल मार्केटिंग। This is basically a concept of marketing which is applied inside a retail store to attract customers. So the whole process is of attracting the customers, not exactly to sell them anything directly. Direct selling के लिए वो अगला पार्ट यूज करते हैं। तो नंबर वन, इट्स अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, कन्वर्टिंग विजिट्स इनटू परचेजेस। यानी जो आप विजिट करने आए हैं उसके आउटलेट के अंदर, उस विजिट को अपने मतलब के मुताबिक कन्वर्ट कर देना परचेज के अंदर। ये सारा रिटेल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इस पूरे स्टोरी के अंदर हो सकता है आपके लिए कोई प्रमोशन वहां पे मौजूद ना हो, लेकिन जब आप रिटेल स्टोर के अंदर जाते हैं तो आप एक सर्टेन लेआउटिंग देखते हैं, आप उसकी कैटेगराइजेशन देखते हैं, आप उसकी स्पेस यूटिलाइजेशन देखते हैं। आप ये देखते हैं कि यार मैं यहाँ पर आया हूँ, उमूमी तौर पे हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हम ग्रोसरी एक साथ महीने की करने जाते हैं इम्तियाज टाइप के स्टोर्स पे। मिड ऑफ द मंथ हम क्यों नहीं जाते? हम इसलिए नहीं जाते कोई छोटी चीज के लिए कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटी चीज लेने गया तो मैं इवेंचुअली वहां से 15 चीज और लेके वापस आ जाऊंगा जिनकी मुझे जरूरत भी नहीं होगी। ये 15 चीजें आपको किसी ने लाकर बेची तो नहीं, उसने अपने रिटेल मार्केटिंग को अंदर से इतना स्ट्रांग किया हुआ है कि वो कस्टमर जब दाखिल होता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने विजिट को, इवन दो उस 15 आइटम में से 14 आइटम के काम के नहीं होते, उसके विजिट को अपने वो परचेज के अंदर कन्वर्ट करता है और वहां से वो चीजें उठा के लेके जाता है। एंड ये सब होता उस वक्त है जब आपको उसकी लेआउटिंग, उसके स्टोर मैप, उसकी चीज़ों के बारे में इल्म होता है, उसके कैटेगराइजेशन के बारे में इल्म होता है, आपको उसकी असॉर्टमेंट के बारे में पता होता है, इन्वायरमेंट के बारे में पता होता है, आपका एक एक्सपीरियंस पूरा का पूरा वहाँ पे डेवलप हो रहा होता है। वो एक्सपीरियंस आपको बार बार इंटाइज करता है कि यार आप ये जो चीज़ लेने के लिए आए हो, इसको लेने के लिए आप दोबारा मेरे रिटेल आउटलेट के अंदर वॉक इन करो। इसके आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आप सुपरमार्केट तो इसकी एग्जाम्पल के तौर पे देखते ही हैं, बट आप इसकी दूसरी एग्जाम्पल ऐसे भी ले लें कि आपको गुल अहमद का जोड़ा किसी गुल अहमद के आउटलेट पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ख़रीदने में,
बनिस्बत किसी और दुकान के जो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं दे रही, एग्जैक्टली सेम जोड़ा विद एग्जैक्टली सेम प्राइस, लेकिन आप उसको दूसरे आउटलेट से नहीं खरीदते, जस्ट इसलिए नहीं खरीदते कि आपको वहाँ पे वो रिलेशनशिप, वो अट्रैक्शन, वो असॉर्टमेंट, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता जो आपको गुलामत के अपने आउटलेट के अंदर मिलता है। इसी तरह अगर आपने नई गाड़ी खरीदनी है, तो नई गाड़ी खरीदने के लिए आप कोशिश करते हैं आप उस कंपनी के ब्रांडेड एंड अप्रूव्ड डीलर के पास जाएं। नई गाड़ी खरीदने के लिए आप कभी भी इसकी जो वो आउटलेट्स दुकानें बनी हुई होती, इवन दो कि उनके पास कोई फ्रेश यूनिट रखा हुआ हो, लेकिन आप उनके पास नहीं जाते हैं। आप कहते हैं कि यार मेरा जो एक्सपीरियंस उस आउटलेट के अंदर होगा ना, उस आउटलेट के अंदर, उस डीलर शॉप के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा, जिस तरह मुझे तसल्ली होगी कि मुझसे सही प्राइस ले रहा है, जो डिज़ाइन और जो वैरायटीज मुझे मिल जाएंगी वहाँ पे, वो वहाँ बाहर मुझे शायद ना मिले। इसी तरह आप एप्पल का फ़ोन खरीदने जाते हैं, नया 0 मीटर जो भी अभी चल रहा है, आप उसके लिए कोशिश करते हैं कि आप एप्पल के ब्रांडेड स्टोर के अंदर जाके वो खरीदें, इवन दो कि वो बाहर रिटेल आउटलेट पे सेम रेट्स पर मिल रहा होता है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप उस पूरे स्टोर के अंदर जाएं। आप क्यों जाएं? इसलिए कि आप उस स्टोर के एनवायरनमेंट को, उसके असॉर्टमेंट को, उसकी प्राइसिंग को, उसके एक्सपीरियंस को अपने साथ कैरी करना चाहते हैं, राइट? सो रिटेल मार्केटिंग इज बेसिकली a conceptual and strategic process of attracting customers, converting visits into purchases, and building long-term relationships. तो ये हमारा रिटेल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। अब ये हम इसके अंदर मार्केटिंग भी है और इसके अंदर रिटेल भी है। मार्केटिंग हम कॉन्सेप्चुअली पहले पढ़ चुके हैं, रिटेल को हम कॉन्सेप्चुअली पहले देख चुके हैं। सो दिस इज रिटेल मार्केटिंग, यानी वो मार्केटिंग जो रिटेल आउटलेट के अंदर होती है या एट मैक्स उसके फेस पर होती है। कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इंक्रीज फुटफॉल, यानी अपनी ऑडियंस को बढ़ाना, वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको इंक्रीज करना, अपना ट्रैफिक बढ़ाना। इस ये ऐप विजिट्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर आप ऐप विजिट्स को कंसीडर कर सकते हैं, स्टोर के अंदर आप इसको फुटफॉल कंसीडर करते हैं। नंबर टू इज कन्वर्जन रेट्स का इम्प्रूवमेंट। इन जो आप विजिट करने आए हैं उसमें से मैक्सिमम आपकी कोशिश होती है कि आपका जो वॉक इन कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो वहां से अपनी परचेज कंप्लीट करके फिर वहां से बाहर निकले। थर्ड इज इंक्रीजिंग बास्केट साइज, यानी उनकी ये कोशिश होती है कि आप जब वहां से वॉकआउट करें, तो आप, वही मैंने कहा ना कि आप लेने एक आइटम आए हो लेकिन आप कम से कम 4 6 8 10 15 आइटम लेके निकले। उसके लिए वो अपने स्टोर की पूरी एक लेआउटिंग करते हैं, पूरी एक डिजाइनिंग करते हैं, जिसके अंदर रूटीन की चीजें अंदर रखी। उम्मीद तौर पर ऐसा होता है कि जो रूटीन की चीजें होती हैं, जो स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो स्टोर के अंदर रखे जाते हैं, और जो ज्यादा एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस स्टोर के बाहर रखे जाते हैं, ताकि आप पूरे उस एक्सपीरियंस को वॉक इन करते हुए जाएं, अपना प्रोडक्ट खरीदें और दोबारा वहां से वॉक इन करते हुए आए, और उसके बाद फिर आप जब काउंटर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे इम्पल्स बाइंग की चीजें रखी हुई होती हैं, बैटरी के सेल रखे हुए होंगे, च्युइंगम्स रखी हुई होती हैं, बच्चों की आइसक्रीम रखी होती है, कोल्ड ड्रिंक रखी होती है। ये सारी वो चीजें, माउथ फ्रेशनर्स टाइप की चीजें रखी होती हैं, जिनसे आप सिर्फ अपनी बकेट का साइज बढ़ाते हैं। उसको इतनी मोहब्बत नहीं कि आपकी फैसिलिटी करने के लिए आपके लिए वो चीजें वो वहां पर सजा के रखे। वो आखिरी चेकआउट करने तक, इवन आपको एक शॉपिंग बैग बेचने तक, वो अपने बकेट साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। बट वो सब कुछ किस तरह से होता है? मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? हमने पहले ही कहा है कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है सामने वाले के दिमाग में वैल्यू क्रिएट करना, एंड देन उसको कन्विंस करना कि उस वैल्यू के एक्सचेंज में वो आपको कोई और वैल्यू दे, यानी हमारी इकोनॉमी में इन करेंसी वो बात करें। इसीलिए वो लॉयल्टी एंड रिपीट कस्टमर भी चाहते हैं कि भाई एक बार आपका एक्सपीरियंस अगर हो गया तो दोबारा भी आप उसी स्टोर पर आए और उस पर दोबारा आप ये पूरी एक्सरसाइज करें। फुटफॉल, कन्वर्जन, इंक्रीजिंग बास्केट साइज एंड लॉयल्टी, ये पूरा प्रोसेस जो है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं रिटेल मार्केटिंग के। 7 पीस ऑफ रिटेल मार्केटिंग। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन हमारे सेम है। प्रोडक्ट मींस वैरायटी एंड असॉर्टमेंट। अगर आप गौर से देखें तो अब ये रिटेल बिजनेस के अंदर हम मार्केटिंग के मिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट, वैरायटी एंड असॉर्टमेंट प्लानिंग। प्राइस, कॉम्पिटिटिव एंड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग से मुराद ये ऐसी प्राइसिंग जो आपको लगे कि आप
उसके बड़े अच्छे रेट्स दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो वही रेट हों जो वो खरीदना चाहता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे, डिकॉय प्राइसिंग भी आती है, जिसमें आप देखते हैं कि जी मीडियम में और लार्ज में सिर्फ 2 रुपए का फर्क है, और लार्ज में और मीडियम में और स्मॉल में 8 रुपए का फर्क है। तो वो आपसे चाहता है कि जी आप या तो स्मॉल खरीदें या तो आप लार्ज खरीदें, मीडियम खरीदें ही ना। तो इस तरह से भी होता है, या आपको ऐसे प्राइसेस नजर आते हैं जिनको आप स्मार्ट प्राइसिंग कहते हैं कि 1390 या 1399 रुपए की चीज़ है, तो आपके दिमाग में रहता है कि यार ठीक है, मैंने 1400 तो नहीं दिए इसके, मैंने 1399 दिए हैं। और फिर पूछता भी है तो आप कहते हैं यार 1300 रुपए का है, 1300 कुछ रुपए का था। तो इवेंचुअली वो लेता आपसे 1400 रुपीज ही है, कभी जिंदगी में 1 रुपया वापस तो मिलता नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो आपसे प्राइसिंग के अंदर अपनी मर्जी का प्राइस ले लेता है। लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि आपका स्टोर कहाँ पर है, उसके प्रोडक्ट्स कहाँ पर रखे हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी के लेवल क्या है। प्रमोशंस के अंदर वो डिस्काउंट्स एंड कैंपेन्स चलाते हैं, क्या आपके स्टोर के अंदर चलाते हैं। अगेन दीज डिस्काउंट्स एंड कैंपेन्स आर फॉर स्टोर, दीज आर नॉट फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स की कैंपेन्स डिफरेंट होती हैं। पीपल स्टाफ इंटरेक्शन, कौन लोग हैं आपसे, स्टाफ कैसे डील कर रहा है, उसका स्टाफ कितना सॉफ्ट स्पोकन है, दिस आल्सो इंक्लूड्स। एक्सक्यूज मी सर, जी जी प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है हम्म कि जब आइलैंड उस पे जो शेल्फ पे जो प्लेसमेंट होती है प्रोडक्ट्स की, सो वो हम्म, भी प्राइस के हिसाब से प्लेसमेंट की जाती है नहीं, आइलैंड पे और वो सब पे। प्लानोग्रामिंग के हिसाब से होती है और वो यूजेज के हिसाब से होती है। अगर आप किसी ऐसे स्टोर में वॉक इन कर गए हैं जो रिटेल स्टोर है फॉर कस्टमर्स और B2C कस्टमर्स एक्चुअली, जैसे मेट्रो हो गया या इम्तियाज हो गया, तो उसके अंदर जो हाईएस्ट सेलिंग SKU होगा वो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल होगा, वो आपकी आम रेंज में होगा, आई लेवल के ऊपर होगा। जो उसका लो सेलिंग SKU होगा या बड़ा SKU होगा, वो हमेशा आपको नीचे रखा हुआ मिलेगा। ये आप इसको इन इजी वर्ड इसको प्लानोग्रामिंग भी कह सकते हैं, कि वो प्रोडक्ट की पूरी डिजाइनिंग जो होती है, उस जो पूरा शेल्फ होता है, उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। एक होता है लेफ्ट टू राइट, बिकॉज एवरी शेल्फ के अंदर साइकोलॉजिकली आप लेफ्ट से शुरू करते हैं और आप राइट की तरफ जाते हैं। नंबर टू, आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो जो चीज उसके शेल्फ के अंदर लेफ्ट टॉप पे रखी है, आई लेवल पे, वो सबसे ज्यादा उसकी बिकने वाली चीज है, या वो उसको बेचना चाहता है फॉर दैट मोमेंट। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जब नए प्रोडक्ट्स आते हैं, किसी भी कंपनी के नए वेरिएंट्स आते हैं जिनके अंदर ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो कंपनीज हमेशा उनको फ्रंट शेल्फ पे रखती हैं। और अगर फ्रंट शेल्फ में स्प्लिट किया हुआ होता है, रनिंग आइटम भी रखा होता है उन्होंने, तो हमेशा उसको फ्रंट शेल्फ के लेफ्ट साइड पे रखती हैं, जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स को। जैसे शेल्फ को देखें, सबसे पहले वो हिट करे उसको, एंड देन वो बाकी शेल्फ को चेकआउट करे कि वहां पे क्या क्या पड़ा हो। ठीक है जी। सर ये चीज वेरी भी तो कर सकती है, लाइक जैसे आपने कहा कि B2C कोई सुपर स्टोर है और कोई हम्म सीजनल फेस्टिव आ गया, फेस्टिव टाइम है, तो ऑब्वियसली कोल्ड और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली भी तो ये चीज वेरी होती है ना। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये सब चीजें वक्त के साथ साथ कैंपेन्स के साथ, नहीं, जो एक कैम टिपिकल मैंने आपने कहा प्रोडक्ट की ना बात नहीं की, जैसे- कैम है, ये कैंपेन्स यही। हाँ, आई मैंने कहा गॉट जब यू, भी आप आई शेल्फ गॉट को यू। देखते हैं, लेफ्ट जी जी, वो एक हमारा एक ये एंड आई वाला एक लेवल, टिपिकल है कि हम सेवेंथ वाली पोजीशन देखते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर पहले। बट अब मेरे ख्याल में तो ये चीजें थोड़ी सी चेंज हुई हैं, क्योंकि वो जो ट्रेंड्स में आ रही हैं, लोग उस ट्रेंडी चीज को जो कैची होता है उस तरफ देखते हैं। ट्रेंडी हो ही होगा, तो आप उसको कैच कैसे करेंगे, शेल्फ कैच करेंगे या कि वहां कैच करेंगे। जैसे बात कर रहे हैं, पर तो एंड बहुत आवाज ब्रेक हो रही है, बहुत शेल्फ बने हुए होते हैं कंडोलास डिस्टॉर्शन हो एंड रही है।
ओके जी, चीजें रिटेल के अंदर ऑलरेडी ओवरव्यू कर चुके हैं कि जी अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे एक और, कि जैसे शॉपर मार्केटिंग कहते हैं ना कि वो जो आई लेवल जो है वो बाय लेवल होता है, बट पाकिस्तान जैसे वहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी इतनी हाई है, तो विजिबिलिटी जो है वो ओवर एस्टिमेट एंड अंडर एस्टिमेट एक मिनट प्राइस। रुकिएगा, मेरे बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट हो रहा है। जी बीबी, आप रिपीट कीजिएगा अपना सवाल प्लीज। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कहते हैं ना कि आई लेवल जो है वो बेसिकली बाय लेवल है, बट पाकिस्तान जैसी मार्केट में जहाँ पे लाइक प्राइस सेंसिटिविटी बहुत हाई है, तो डू वी ओवर एस्टिमेट विजिबिलिटी एंड अंडर एस्टिमेट प्राइस एंकरिंग एट लोअर शेल्व्स? Your question is again, do we underestimate what? Do we overestimate visibility and underestimate price anchoring at lower shelves? ओके, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। यू आर सेइंग कि क्या हम विजिबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और प्राइस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कह रही हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, मैं आपको इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी करंटली लॉन्च प्रोडक्ट की मुझे एग्जांपल दीजिएगा। यूजुअली स्माइल इंडस्ट्रीज के आते हैं, कैडबरी के आते हैं, इस तरह की चीजें आती है ना, नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। कैडबरी की एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई जिसके आप एड्स भी देख रहे हैं आजकल। वो कौन सा है जो कुकी के अंदर कैडबरी है, उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। वो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ठीक है जी। एंड इट्स प्राइस इज 50 रुपीज, while the normal cookies are 20 to 40 रुपीज। छोटे से जो पैकेट होते हैं जिनमें 2 कुकीज या 4 कुकीज आजकल होती हैं। जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो ये कैडबरी की तरफ से एक नया इनिशिएटिव था। इन्होंने जेवी किया है इस प्रोडक्ट के लिए कॉन्टिनेंटल बिस्किट के साथ, और उन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। नाउ यू बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन know that this is an expensive product. This is not something extraordinary. बिस्किट और चॉकलेट कोई नया कॉम्बो नहीं है। लेकिन जब आप इसकी कैंपेन लॉन्च करने जाएंगी, so where would you want to place this product in a store, knowing that it's expensive? अच्छा, मेरे जहाँ पास नाम नहीं विजिबिलिटी आ रहे, और ज्यादा सिर्फ होगी। एच और आई लिखा हुआ है जिसने भी सवाल किया है, तो आई डोंट नो नेम्स। जी बीबी, आप कुछ कह रही हैं? सर ऑब्वियसली वहां रखेंगे जहाँ विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ये एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर ये रहे तो हैं, आपने अवेयरनेस जवाब दिया क्रिएट ना। करनी होगी ना सबसे पहले तो। नहीं नहीं, ये तो आप कह रही है ना, मैं तो उनसे बात हूँ जिन्होंने सवाल किया था। Sir, that makes sense, but 50 SQ जो है वो it says in impulse price bracket, but wouldn't that actually support that the idea that eye level works best when price resistance is low?
जरा आसान अल्फाज में सवाल कर लें बीबी, इसलिए कि इंटरनेट का इशू है, तुमने बहुत कट कट की आवाज आ रही है, सब प्रॉब्लम विद इंटरनेट। Can you guys hear me? Yes, sir. जी, एक सवाल किया था इन खातून ने, प्लीज सवाल रिपीट करेंगे अपना। सर सॉरी सर, वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। तो मुझे ये पूछना था कि लाइक जो I cannot मुझे ये hear पूछना you. था कि जो आई लेवल जो आइडिया ऑफ आई लेवल शेल्स का है, वो इज दिस वर्क्स वेल फॉर प्राइस व्हेन, जब आपकी प्राइस रेजिस्टेंस जो है वो लो होगी? देखिए, प्राइस रेजिस्टेंस इज वन कॉन्सेप्ट, ग्रैबिंग अ कस्टमर्स और बायर्स अटेंशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम इस पे आएंगे, अभी ये सारा इसी चैप्टर के अंदर कवर्ड है। हम जब भी कोई प्रोडक्ट हाई लेवल पे रखते हैं, उसका पहला और बेसिक मकसद क्या होता है? हम उस प्रोडक्ट को चाहते हैं कि वो बिके, नो मैटर द प्राइस, नो मैटर द प्राइस ना। आपके पास, आपने इसी मार्केट के अंदर वेवी जो लेस का चिप्स है, जिसका एक नया वेरिएंट आया अभी पर्पल कलर का, वो भी नजर आया होगा आपको, विच इज 100 रुपीज और आई गेस 200 रुपीज का पैकेट। हम हर प्रोडक्ट को इम्पल्स बाइंग के ब्रैकेट में डाल के उसमें इम्पल्स बाइंग वाली कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते। कंपनीज आपको वो बेचना चाहती हैं जो बेचना चाहती हैं, और जो कुछ वो बेचना चाहती हैं उसको आपकी आंखों के सामने रखती हैं। इसकी तीसरी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि बगैर प्राइस सेंसिटिविटी के आप अपना प्रोडक्ट कैसे बाय करते हैं स्टोर्स के अंदर, विदाउट एनी प्राइस डिफरेंस, येट बाइंग द प्रोडक्ट दैट दे वांट यू टू बाय। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, आप जाएं मेट्रो स्टोर के अंदर, आप वहां पे बेकरी के शेल्फ में जाएं और वहां पे सामने से कोई भी ब्रेड का पैकेट उठा लें, उसकी प्रोडक्शन डेट पहले की होगी, और अब उसी शेल्फ में आप नीचे झुक के पैकेट उठाएंगी तो उसकी प्रोडक्शन डेट लेटेस्ट होगी या सेम डे की होगी, क्योंकि उसने फ्रेश स्टॉक नीचे रखा हुआ है, पुराना स्टॉक उसने फीफो करना है। तो आपके बाय लेवल पे वो चीज रखता है जो वो बेचना चाहता है। ये मैं कॉन्सेप्ट ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस सेंसिटिविटी सेपरेट कॉन्सेप्ट, उसका शेल्फ पे होने या ना होने से इस इन दैट कॉन्टेक्स्ट कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो आपको बेचना चाहता है वो आपकी अप्रोच में रख देता है, और जो वो आपको नहीं बेचना चाहता वो आपकी अप्रोच से इधर उधर कर देता है, हटाता नहीं है अपने स्टोर से, लेकिन उसकी तो प्लेसमेंट सर चेंज कर फिर देता वो सॉरी सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, तो फिर सर वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता ही क्यों है फिर? है। एग्जैक्टली। एक चीज होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के अंदर, आप अगर चिप्स बना रहे हैं, अगर आज लेज, अपने लेज का पता है कि उसका सबसे हाई सेलिंग प्रोडक्ट सॉल्टी है, प्लेन, तो क्या बाकी दोनों बनाना छोड़ दे? जो ऑडियंस उसके पास आ रही है उसको कवर ना करे? दुनिया में हर आदमी अपने वेरिएंट खत्म कर दे, लैपटॉप सैमसंग वाले से एक ही तरह का फोन बनाना शुरू कर दे? ऐसे भी तो होंगे जो जो की सेलर प्रोडक्ट्स होंगे, और ऐसे भी होंगे जो लो सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगे। So when you talk about a certain target audience, you have to try to cover all the members of that target audience. आप टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, आप नीश के लिए नहीं बनाते। फिर तो आप रोल्स रॉयस की भी बात करते हैं, रोल्स रॉयस पे गाड़ी ही क्यों बनाता है? एक ही तो गाड़ी बनाता है 4 साल में। फिर उसकी सर, तो फिर हर स्टोर्स में जो है, तो फिर उसकी प्रोडक्ट की जो प्लेसमेंट वगैरह है वो सब डिफरेंट होती होगी? बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपके पास हर, देखें, मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को टोबैको की एग्जांपल देता हूँ। टोबैको के वेरिएंट्स वेरी करते हैं फ्रॉम अल्ट्रा प्रीमियम टू लोएस्ट मार्केट। तो जो उसके ऑर्गेनोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर हमेशा टॉप में महंगा वाला सिगरेट लगा हुआ होता है, और लेफ्ट टॉप पे वो लगा हुआ होता है जो उसने बेचना है, क्योंकि उसके अंदर उसके प्रॉफिट ज्यादा होते हैं।
कोई भी कंपनी, किसी, हमने पूरा पोर्टफोलियो पढ़ा है ना, हमने पूरा बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा है। तो बीसीजी मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि पोर्टफोलियो की चारों प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया जाए। आपके पास तो स्टार्स भी हैं, आपके पास कैश काउस भी हैं, आपके पास क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, और आपके पास डॉग्स भी हैं। आप बंद सिर्फ डॉग को करते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर इन्वेस्ट करते रहते हैं ना। स्टार आपका हाईएस्ट सेलिंग होता है, वो आपको टर्नओवर दिए जा रहा होता है, और कैश काउ को आप थोड़ा साइड पे रखते हैं। अब आप जब पोर्टफोलियो की बात करेंगे, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका कस्टमर आपसे क्या खरीदे, क्वेश्चन मार्क, स्टार, या कैश काउ? सर वो हर मार्केट का तो फिर वो डिफरेंट होता है। हर मार्केट का वो डिफरेंट होता है, ये इनकम्प्लीट जुमला था, अभी भी मैं समझा नहीं। सर जैसे डीएचए का होगा तो वो अलग होगा, बाकी जगहों का तो डिफरेंट होगा। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको इम्तियाज डीएचएम अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप नीश मार्केट की बात करते हैं, आप अपनी टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि सारे रिटेल आउटलेट के अंदर। मुझे बताएं, इम्तियाज स्टोर का जो डिफेंस वाला बायर है, क्या वो गुलशना के बाइंग करता है? ये गुलशन वाला जो है, डिफेंस जाके बाइंग करता है? नहीं दोनों सर। इम्तियाज है, दोनों में रेट सेम है। नहीं करता ना? क्यों नहीं करता? हटा दें ट्रेवल, अभी तो चले, पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल सस्ता हो तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो भाई, मुझे लग रहा है मेरे आगे पीछे बहुत सारे लोग एक साथ मर गए। मुसलसल मैयत के ऐलान हो रहे हैं, वैसे म्यूट कर रहा हूँ। सर वैसे जो है अब गुलशन वाले इम्तियाज में और नाजनाबाद वाले इम्तियाज में थोड़ा रेट में फर्क होता है, क्योंकि जेंट्री के हिसाब से होते हैं ये। मैं किसी का सवाल था कि इम्तियाज गुलशन में और इम्तियाज नाजाबाद में रेट्स का फर्क है, ऐसा ही कुछ सवाल था। जी सर, बिल्कुल सर ऐसा ही देखिए सवाल था। बस सवाल नहीं एक मेरा भी बस लास्ट इसी से रिलेटेड है कि जब कस्टमर को जब वैल्यू ज्यादा मिल रही होती है तो फिर तो वो प्राइस की तरफ नहीं जाता। तो अगर मतलब मैंने उसके अभी तक प्राइस का प्रोडक्ट की प्लेसमेंट किया ही अगर नहीं नीचे है, मैं शेल्फ तो पे भी यही हुई कह रहा फिर हूँ तो कि वो भी ले लेगा। ले लेगा। आप जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जाए, नीचे वाला शेल्फ इसलिए आग लगा देनी। वो आपकी 40 लोगों की फैमिली, और आप घी का डब्बा खरीदे हैं, तो आप सामने से आएंगे, अभी नीचे से क्वेश्चन पर आता हूँ, मुझे याद है, मैं इस पर आता हूँ अभी। नीचे आता, जो ज्यादा बेचना चाहता है उसका ज्यादा प्रॉफिट है, करना है। अब वो चाहे प्रोडक्ट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो आपकी शेल्फ पे प्रोडक्ट, और वह तो उसकी वजह से उसकी कस्टमर एंकरिंग बढ़ी होगी। दूसरी, उसे नया लॉन्च किया है और वो उसको अपनी बिजनेस की ग्रोथ, अपने पोर्टफोलियो की। सर बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। ये वो ये तो सर हमारी आवाज ऐसे मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी आवाज में, बहुत ब्रेक हो रही है। प्लीज गिव मी अ मिनट।
सर आपकी आवाज ही यानी जी, अब आ रही है आवाज? जी सर। इज इट बेटर नाउ? आ रही है क्लियर? सर आवाज आ रही है लेकिन ब्रेक ब्रेक बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब डिस्टरबेंस सर बहुत ज्यादा, डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत ज्यादा। तो मैंने जगह चेंज कर ली भाई, अब तो राउटर के बराबर में बैठा हूँ। सर हम इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। अब आप अपनी जगह चेंज कर लें जिनको आवाज कट के आ रही है। और मैं भी टावर के करीब ही जा रहा हूँ बस 2 मिनट। अच्छा जी, हमारे पास दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि जी अगर आपका प्रोडक्ट लो शेल्फ पे रखा है तो कंपनी ने क्यों रखा है, बाकी प्रोडक्ट की वैरायटीज को उसने क्या करना है। उसका पहला तो सवाल ये है कि उसने प्रोडक्ट जो बनाए हैं वो आग लगाने के लिए तो नहीं बनाए, उसने सारी चीज़ों को बेचना है। हर प्रोडक्ट पे उसकी अलग प्रॉफिटेबिलिटी है, हर प्रोडक्ट की ऑडियंस डिफरेंट है। हो सकता है लक्स के एक वेरिएंट का जो उसका कोर वेरिएंट है व्हाट्सएवर खुशबू उसकी होगी, उसके बायर 50% है तो बाकी का किसी के 7% होंगे, किसी के 8% होंगे, किसी के 10% होंगे। तो ना वो उस ऑडियंस को मार सकता है, ना उसको लूज करने को अफोर्ड कर सकता है। तो प्रोडक्ट्स तो उसने अपना पोर्टफोलियो पूरा बनाना है, नंबर वन। नंबर टू ये कि शेल्फ पे वो क्या प्रोडक्ट रखेगा। शेल्फ पे वो प्रोडक्ट रखेगा नंबर वन जिसकी एंकरिंग अच्छी है, जिसकी वजह से लोग इसके शेल्फ पर आना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो दी कि अगर आपकी उमूमी तौर पे जो फैमिलीज हैं वो ऑयल का और घी का 1 किलो का पैकेट लेती हैं, तो हमेशा आपको फ्रंट शेल्फ पे आपके हाथ की रेंज के अंदर मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि नीचे जो 16 किलो का डब्बा रखा है वो स्टोर बंद होने के बाद उसको आग लगा दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो बड़ी फैमिली आएगी, जो होटल का कस्टमर आएगा, जो स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट के लिए आएगा, क्योंकि उसकी मार्केट छोटी है। आम कंज्यूमर अगर 5,000 हैं तो होटल वाले शायद 500 या 50 हैं, तो उनके लिए भी प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो उनके लिए बड़ा वेरिएंट है क्योंकि उनको बड़ा एक्सपेंसिव, छोटा एक्सपेंसिव पड़ेगा। छोटी फैमिली वाले को, मीडियम साइज फैमिली वाले को बड़े वाले की जरूरत नहीं है, वो 1 किलो वाला पैकेट उठाएगा। सो पोर्टफोलियो पूरा इसलिए बनाया जाता है, इसलिए नहीं बनाया जाता कि जस्ट उसको खाना पूरी करनी होती है। पोर्टफोलियो के अंदर जो टॉप रनिंग आइटम रखे जाते हैं आपके शेल्फ के अंदर, उनके दो तीन मकासद होते हैं। नंबर वन, द कंपनी हैज गुड प्रॉफिट्स इन इट। नंबर टू, पीपल आइडेंटिफाई द कंपनी बाय दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड दे वांट टू एंकर देम। नंबर थ्री, दे वांट देम टू ट्राई दैट प्रोडक्ट। ऐसा भी तो सकता है ना। सोया सुप्रीम ने सनफ्लावर ऑयल लॉन्च किया, तो वो ऊपर के टॉप टियर शेल्फ में उसको थोड़ी सी जगह देगा। इसलिए देगा कि वो सनफ्लावर को टेस्ट करना चाहता है कि उसकी मार्केट का रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस एक्सपेंशन भी तो करनी है ना। हम बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे, हम सारी बातें करते हैं कि प्रोडक्ट इनोवेशन होती है। एफएमसीजी की बात करते हैं, स्टोर इज मेनली रिलेटेड टू एफएमसीजी। तो एफएमसीजी के अंदर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, एक्सपेंशंस होती हैं, वेरिएंट्स आते हैं, छोटे वेरिएंट आते हैं, बड़े वेरिएंट आते हैं। ये सब कहाँ जाएंगे फिर अगर मैं उसको एक ही जगह पे सारी चीज़ों को अपनी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को अपनी एक फ्रंट शेल्फ पे रखूंगा। तो लोगों को तो शायद पता भी नहीं चलेगा कि मैंने बाकी वेरिएंट लॉन्च किए हुए हैं, जब तक कि वो ढूंढना ना चाहें, ये जब तक कहीं से सुन के ना आए। साइकोलॉजिकली आप अपने प्रोडक्ट को उस जगह प्लेस करते हैं, नए प्रोडक्ट को, वेरिएंट्स को, वेराइटीज को, न्यू लॉन्चेस को, बाज़ औक़ात नहीं करना होता तो प्रोमो आइटम्स को, इन सबको आप ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ पे आपको उसकी सेल बढ़ानी होती है। दैट इज व्हाई द रिटेल थ्योरी से कि आई लेवल इज द बाय लेवल। अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर जिसमें अच्छा इन्होंने कहा। सर जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बार बार। थैंक यू सो मच बीबी, बट आपने कमिंग तो बैक मेला टू लूट लिया यहाँ पे, पूछे पूछे। sir, like coming back to Cadbury, so would it be हम्म fair to say that eye level placement is most effective when pricing is already optimized for impulse, or rather than overcoming price resistance? आई लेवल इज व्हाट? कैन यू रिपीट योर Then क्वेश्चन? like ये जो eye level जो है वो impulse buying के लिए better है. आई लेवल एंड इम्पल्स बाइंग आर डिफरेंट थिंग्स। इम्पल्स बाइंग वो होती है जिसके लिए आप स्टोर पे नहीं जाते। आप च्युइंगम का पैकेट खरीदने के लिए, 2 सेल खरीदने के लिए इम्तियाज नहीं जाते। आप आइसक्रीम खरीदने इम्तियाज नहीं जाते। Sir, नहीं नहीं मैं पूछ रही हूँ like effective when pricing is already optimized for impulse.
प्राइसिंग, अब आप वही कह रहा हूँ, आप दो चीजों को मिक्स कर रही हैं, लेट मी सॉर्ट देम आउट। इम्पल्स बाइंग जी सर। is a very different concept. Impulse buying is on the go buying. Regular products, प्राइसिंग तो एक तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया ना। आप प्राइसिंग, इम्पल्स बाइंग और शेल्फ आई लेवल को मिक्स कर रही हैं। शेल्फ के अंदर रखा हुआ प्रोडक्ट, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए कस्टमर वॉक इन करके आता है खरीदने के लिए। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। प्राइसिंग को हम तीसरे सवाल में आपके सॉर्ट करते हैं। इम्पल्स बाइंग वो ठीक है है सर। जिसके लिए वो स्टोर पे नहीं आया, लेकिन वो जाते जाते उसको मिल जाती है, तो गुड टू हैव होता है। नहीं होता तो उसके बाइंग इंटेंशन एंड वॉकिंग इनटू द स्टोर पे फर्क नहीं पड़ता। आज आपके स्टोर के कॉर्नर से कैश के जो शेल्फ हैं, टिल्स हैं, उनके पास से सेल, बैटरियां, च्युइंगम, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक हटा देंगे तो आप इम्तियाज पे जाना बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर इम्तियाज के अंदर से सोया सुप्रीम के 2 की वेरिएंट खत्म हो जाएंगे तो आप शायद इम्तियाज पे जाना बंद कर देंगे। तो साबित ये हुआ कि आप उस स्टोर में गए थे अपनी ग्रोसरी के रेगुलर प्रोडक्ट के लिए। इम्पल्स वॉज एन एड ऑन जस्ट टू इंक्रीज योर बकेट साइज, टू entice or remind you that this you might also need this good to have frequently bought products जो हम स्टोर्स में देखते हैं। ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज आपकी रह गई प्राइसिंग। प्राइसिंग ऑफ एवरी प्रोडक्ट इज ऑलरेडी, when these FMCG companies have years and years of researches and pricing and working done for pricing, तो इन प्राइसिंग्स का आपकी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। जिस प्राइस पे उसने रखना है प्रोडक्ट को, उसने उसी प्राइस पे बेचना है, चाहे वो इम्पल्स शेल्फ काउंटर में रखे, चाहे वो पीछे रेगुलर के काउंटर में रखे, चाहे वो बाहर ठेले वाले पे रखे। अगर आपने तोशिबा का सेल लेना है तो आप शेल्फ से भी उसी प्राइस पे उठाएंगे, आप इम्पल्स पॉइंट से भी वहीं से उठाएंगे, वरना पान की दुकान से भी उसी प्राइस पे लेंगे। तो प्राइसेस आर ऑलरेडी सॉर्टेड। प्राइसिंग इज अ वेरी सेपरेट चैप्टर। प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन द स्टोर एंड एट द कैश टिल। कैश टिल वाले प्रोडक्ट्स के लिए वो स्टोर ना बना है ना आप आए हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन अनटिल अनलेस आप इम्तियाज के ऊपर वाले घर में ही रहते हो, आप कहीं नीचे जाके इम्तियाज से मैं सेल लेके आ रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आप बैटरी खरीदने, आइसक्रीम खरीदने, च्यूइंग खरीदने इम्तियाज नहीं जाते। आप जिस ग्रोसरी प्रोडक्ट के लिए आए हैं वो शेल्फ के अंदर रखा हुआ है, और आप बीइंग अ रेगुलर कस्टमर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस, एक सर्टेन एसईसी से बिलोंग करते हैं, और जिस सर्टेन एसईसी से आप बिलोंग करते हैं उसके अंदर वो प्रोडक्ट आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके बाइंग बिहेवियर के हिसाब से वो आपकी आंखों के सामने रखा हुआ होता है। क्लियर? जी सर, थैंक यू। Yes, sir. Now coming to the product with different prices, having a same company and being uh, being in the same company and being placed at different stores with different prices। अच्छा, इसके अंदर अब 2-3 चीजें हम बिल्कुल वाजे तौर पे पहले समझ लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें तंग करेगा जब हम रिटेल को पढ़ेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स, उनके प्राइसेस आपको स्टोर्स पे डिफरेंट नहीं मिलेंगे। आप मुझे कहेंगे जी मैंने अपनी आंख से देखा था कि एक्स प्रोडक्ट जो है वो इम्तियाज उसके अंदर जो है वो इतने का रखा हुआ था, और वही प्रोडक्ट इम्तियाज नाज़िम डिफरेंट प्राइसिंग का है। यस, आई एग्री, होगा। उसके होने की मल्टीपल रीजंस होंगी। नंबर 1, जिस बैच में पिछला प्रोडक्ट आया होगा, अगले बैच में हो सकता है उसकी ट्रेड प्राइस ही डिफरेंट कर गई हो, पहला रीजन। नंबर 2, जिस वक्त वो प्रीवियस प्रोडक्ट आया था उस वक्त कोई प्रोमो चल रही थी जो बाद में बंद हो गई, और वाइस वर्सा, उस वक्त वो प्रोमो नहीं थी और बाद में स्टार्ट कर दी कंपनी ने। ये दूसरा रीजन है। तो आपने जिस वक्त वो प्रोडक्ट उठाया उस वक्त उस बैच का अख्तिताम चल रहा था एक जगह पे, और जब आप अगले दिन दूसरे स्टोर पे गए तो प्राइसिंग रिवाइज होने के साथ साथ उसका इख्तिताम, उस बैच का खत्म हो चुका था, वो बैच खत्म हो चुका था, और नया प्रोमो वाला प्रोडक्ट या प्रोमो खत्म होने के बाद वाला प्रोडक्ट वहां पर आ चुका था। तीसरा रीजन, किसी स्टोर के पास
नियर एक्सपायरी का माल पड़ा हुआ था और उसने कहा कि यार मेरे पास तो ये नहीं बिक रहा, तो मैं काम करता हूँ उसको प्रोमो लगा के कम प्राइस करके मैं उसको निकाल देता हूँ। ये तीसरा रीजन है। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस। बैच का डिफरेंस, ओवर स्टोरेज का डिफरेंस, फीफो का डिफरेंस, प्रोमो का डिफरेंस, कैंपेन्स बाद में लॉन्च होने या बंद होने का डिफरेंस, ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बाज औक़ात एक प्रोडक्ट आपको एक ही चेन ऑफ स्टोर्स के अंदर दो मुख्तलिफ प्राइस पॉइंट्स पे नजर आता है। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट आप ये कह रहे हैं कि जी एक आइटम के प्रोडक्ट्स रेट्स एक जगह डिफरेंट होते हैं, दूसरी जगह डिफरेंट होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो एफएमसीजी के अंदर अप्लाई नहीं होता, वो अप्लाई होता है रेस्टोरेंट्स में। गुलशन मस्कन के अंदर एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है अलवीका के नाम से, वहां पे आप एक प्लेटर खाएंगे आपको पड़ेगा 2500 रुपए का। वही प्लेटर आप खाएंगे अलवीका की सिंधी मुस्लिम वाली ब्रांच पे, तो प्लेटर आपको पड़ेगा 2800 रुपए का, क्योंकि वहां पे ऑडियंस डिफरेंट है, तो उसकी प्राइसिंग डिफरेंस की हुई है। तो अगर आप दोनों जगह पे खा रहे हैं तो आप डिफरेंस फील कर दें कि यार प्राइसिंग में फर्क है, स्लाइटली सर्विस में भी फर्क है, स्लाइटली एम्बियंस में भी फर्क है। सो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइस डिफरेंस करते नहीं है लोग, लोग बिल्कुल करते हैं, और ये प्राइस डिफरेंस इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द ऑडियंस टू विच द प्रोडक्ट इज बीइंग सर्व्ड, राइट। ये प्राइस डिफरेंस डेलिबरेट होता है। जिस प्राइस डिफरेंस की एफएमसीजी में सेंट्रलाइज प्राइसिंग वाले उसकी बात करें, क्योंकि इम्तियाज रन्स ऑन सैप, अगर मैं इम्तियाज की स्पेसिफिकली बात करूं, और इम्तियाज रन्स ऑन बैच कोड्स। अगर एक बैच आया हुआ है उसके पास, या 4 बैचेस एक प्राइस पर उसके पास आ गए हैं नेस्ले से, तो उनकी प्राइसिंग वो सेम रखेगा। अगले बैच के अंदर नेस्ले ने अपने प्राइस रिवाइज कर दिए तो बिल्कुल रिवाइज हो गए। तो उनकी कोशिश होती है कि पहले पहला बैच क्लियर आउट हो जाए। ये पूरी पीछे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही होती है कि मिल्क पैक के जो 50 पैकेट रखे हैं पहले ये जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें। ये तो आप 2 स्टोर की बात कर रहे हैं, ये चंद घंटे में भी हो सकता है। आप एक स्टोर के अंदर आप बाय कर रहे हैं, आपने नेस्ले वहां से शेल्फ से सारा उठा लिया, एंड इंसिडेंटली वहां पर अगला बैच जो था वो प्राइस रिवाइज का था, आप वो उसको दोबारा रिप्लेनिश करेगा स्टॉक को, आप अगला डब्बा उठाने के लिए जाएंगे तो आपको प्राइस डिफरेंस वही मिल जाएगा, क्योंकि उसने स्टॉक रिप्लेनिश भी तो करना है, खाली थोड़ी छोड़ना शेल्फ को। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से सेंट्रली प्राइस प्रोडक्ट्स के प्राइसेस वेरी कर जाते हैं with difference of location, difference of batch, with difference of promotion, with difference of time। ये सारे रीजंस होते हैं जब एक ही प्रोडक्ट के आपको मल्टीपल प्राइसेस नजर आते हैं। Any question from anyone? All good, sir. No, sir. Okay. Okay. These are all basic things a retail store ensures shelves are stocked. इसकी मैं बात करते हैं replenishment की। Prices are competitive and staff assess the customers. Focus on smooth operations and overall sales performance. By the way, course outline आ गई है मेरे पास, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। नाउ शॉपर मार्केटिंग, रिटेल का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब शॉपर मार्केटिंग क्या करती है? आप आए घर के कुकिंग ऑयल लेने के लिए स्टोर के ऊपर, हो सकता है आपका ब्रांड भी डिसाइडेड हो कि आपने जी सोया सुप्रीम ही खरीदना है, लेकिन आप जब स्टोर के अंदर दाखिल होते हैं और आप जब ऑयल की कैटेगरी पे जाते हैं, तो आपको वहां प्रोडक्ट के ऊपर बाय वन गेट वन दिख जाता है। आपके घर के नीचे नागौरी मिल्क शॉप ने अपनी नई दुकान खोली और उसने माइक पर चला दिया 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री। ठीक है जी। आप ई बाइक खरीदने के लिए गए, उसने कहा जी लेना आपको एक ब्रांड था, लेकिन दूसरे ने 2 दिन पहले लॉन्च कर दिया कि जी फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट विद इन 6 मंथ्स। अब ये सब क्या हुआ? आपने खरीदनी तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी का प्रोडक्ट था, लेकिन आपका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया ड्यू टू सम रीजन
नियरली और एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ परचेज। उसने पॉइंट ऑफ परचेज के अंदर कुछ ऐसा कर दिया आपके, उसने कोई प्रोमो ऐसी निकाल दी, उसने कोई डिसीजन आपको ऐसा चेंज करने पे मजबूर कर दिया कि आपने अपना बाइंग बिहेवियर उसके हिसाब से मोल्ड कर लिया। सो शॉपर मार्केटिंग बेसिकली यूजेस बिहेवियर इनसाइट टू ट्रिगर बाइंग डिसीजंस। आप एक डिसीजन लेकर आए हैं ग्रोसरी का, और आपने निकलते निकलते कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ यार, ये 20% ऑफ लगा हुआ है ईवा के ऊपर, तो मैं एक काम करता हूँ यार, इस दफा ना सोया सुप्रीम नहीं लेता, वैसे ही महंगाई बहुत हो गई है। You change your product. The shopper marketing worked. This marketing works on shopper. Retail marketing was for the benefit of the retailer. उसने प्लेसमेंट कैसे करनी है, उसने टर्नओवर कैसे बढ़ाना है, उसका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, उसको प्रॉफिट कैसे होगा, उसकी ज्यादा से ज्यादा माल कैसे बिकेगा, एंड सो ऑन। ये कनेक्ट करता है आपसे, ये हिलाता है आपके शॉपिंग और बाइंग के कॉन्सेप्ट्स को, ये मैनिपुलेट करता है आपकी साइकोलॉजी से और आपके बिहेवियर से। So this is the key difference between shopper marketing and retail marketing. रिटेल पे काम करता है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉपर मार्केटिंग शॉपर पे काम करता है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉपर वर्सेस कंज्यूमर, ये हमने पहले भी कई दफा डिस्कस किया हुआ है कि शॉपर वो आदमी है जो खरीदता है, कंज्यूमर वो आदमी है जो यूज करता है। शॉपर में ऑल्सो बी कंज्यूमर एंड कंज्यूमर एंड शॉपर में नॉट बी द कंज्यूमर, में नॉट बी कंज्यूमर में तो डायपर की एग्जांपल है, एंड मे बी द कंज्यूमर में सिगरेट की एग्जांपल है। ठीक है जी। तो सिगरेट लेने वाला उम्मीद तौर पे सिगरेट अपने लिए ले रहा होता है। एनीवेज, पाथ टू परचेज, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस फेज है। नाउ ये हमें पता है कि बाइंग का पूरा हमारा परचेज, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, आइडा जिसको बोलते हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, इवैल्यूएशन, परचेज, पोस्ट परचेज, इनकी हमने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी हैं। शॉपर मार्केटिंग कहाँ पे आपको डिस्टर्ब करता है? शॉपर मार्केटिंग आपके बाइंग बिहेवियर को डिस्टर्ब तो नहीं कहूंगा, अफेक्ट करता है एट इवैल्यूएशन पॉइंट एंड एट परचेज डिसीजन। आप आए हैं प्रोडक्ट को देखने के लिए और आप उसको, दूसरा प्रोडक्ट आपको वेरिएंट मिलता है, आप इमीडिएटली, आपको अवेयरनेस मिली, इमीडिएटली आपने कंसीडर किया एंड आपने इवेल्युएट करना शुरू किया। अब उस इवेल्यूएशन के दो इम्पैक्ट हैं, या तो आप बहुत लॉयल कस्टमर, आप कहते हैं जी मेरे घर में तो मुझे भरोसा ही नहीं है सीजन्स कैनोला के अलावा किसी और ऑयल पे, या डालडा के अलावा किसी और पे भरोसा ही नहीं है, तो ये शॉपर मार्केटिंग आपको कुछ नहीं कर सकेगा। शॉपर मार्केटिंग इज देयर टू change your buying decision, not necessarily change your buying decision. Shopper marketing is not a gunpoint purchase. वो अपने एंड से आपको इंटाइस करता है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इम्प्रिंट कर देता है कि जी मेरे प्रोडक्ट में ये था। ठीक है जी। एंड देन यू गो होम, either you buy or not buy. If you buy, you evaluate, you purchase, and then you experience the post purchase. और पोस्ट परचेज भी अगर आपने उसके इन्फ्लुएंस में आके अपनी शॉपिंग कर ली, तो यू डू योर पोस्ट परचेज एनालिसिस एंड देन यू सी कि हाँ जी मेरा फैसला सही था या गलत था। गलत था तो अगली बार वो आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, और अगर गलत नहीं था तो अगली बार उस जगह शॉपर मार्केटिंग ना भी हुई हो तो भी आप ब्रांड स्विच कर चुके हैं अपना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन a walk-in customer walks into the store. टूल्स इनके क्या क्या हैं? शॉपर मार्केटिंग के लिए शेल्फ प्लेसमेंट, विजिबिलिटी, इन स्टोर डिस्प्लेस एंड साइनेजेस, promotion like bundles and discounts, and digital nudges जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं like reviews and ratings। ये सारे शॉपर मार्केटिंग के टूल्स हैं। बिहेवियरल ट्रिगर्स क्या होते हैं? लिमिटेड स्टॉक अवेलेबिलिटी, ये हम देखते हैं कि जी लोग बहुत सी चीजें स्टॉक पे लगाते हैं, महदूद, ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है, ये आखिरी का स्टॉक बचा है, ओनली 4 यूनिट्स लेफ्ट। आपको ये चीज ऑनलाइन स्टोर्स में भी बहुत नजर आती है, ओनली 4 लेफ्ट, ओनली 3 लेफ्ट। आप टीमू पे जाते हैं, आप दराज पे जाते हैं, 2 लेफ्ट,
आउट ऑफ स्टॉक, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। सो स्कैर्सिटी, अर्जेंसी, विजिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ये 4 बिहेवियरल ट्रिगर्स हैं जिसके ऊपर लोग अपना परचेजिंग बिहेवियर चेंज करते हैं। की डिफरेंस क्या है? रिटेल मार्केटिंग फोकसेस ऑन स्टोर एंड ऑपरेशंस, शॉपर मार्केटिंग फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। रिटेल बिल्ड्स एनवायरनमेंट, शॉपर मार्केटिंग ड्राइव्स चॉइस। ये आपकी पूरी जो हमारी जो कथा है उसका ये समरी है कि दोनों चीजें आपके बाइंग बिहेवियर को एक आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक आपको इंटाइस करता है कि आप उसके स्टोर पे आए क्योंकि उसमें उसका फायदा है, उस रिटेल वाले का फायदा है। आप इम्तियाज जाएंगे तो डेफिनेटली इसमें इम्तियाज का फायदा है। शॉपर मार्केटिंग आपको उस इम्तियाज के फायदे के अंदर रहते हुए अपने मकासद के लिए आपको इस्तेमाल करता है और आपको अपना प्रोडक्ट बेच के आपको अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शॉपर मार्केटिंग एंड रिटेल मार्केटिंग। ओके जी, जो कॉन्सेप्ट्स आपने देखने होंगे वैसे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा, प्रेजेंटेशन आपके पास आ जाएगी। बाय द वे कोर्स आउटलाइन में अभी डिस्कस किया आपसे, वो भी आ गई है, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अवेयरनेस, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, आइडा मॉडल हमें पता है। इम्पल्स बाइंग पता है कि इमोशनल ड्रिवन परचेसेस होती हैं। बास्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट्स बॉट टुगेदर, ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे होते हैं कि जी आप जहाँ भी जाते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए तो आपको नजर आता है कि जी फ्रीक्वेंटली बॉट, स्टोर्स ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा नजर आता है कि जी फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। बर्गर लेते हैं तो चिप्स आ रहा है साथ में, बर्गर चिप्स लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक आ रही है साथ में, आप गार्डनिंग टूल्स लेते हैं तो ग्लव्स आ जाते हैं साथ में, पैंट लेते हैं तो शर्ट आ जाती है साथ में। सो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का